यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है, यूपी एमएसपी की साइट से है। इस तरह के पेपर मॉडल पेपर आ सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि ओएमआर शीट दी जाए और कुछ क्वेश्चन उसमें जो है 20 क्वेश्चन अलग हों, एक एक नंबर के एक क्वेश्चन हो और थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरह के वो देखें। ये सेक्शन ए में आपका रीडिंग पोर्शन आएगा। इसमें आपको जो है पैसेज दिया होगा, तो पैसेज को आप क्या करेंगे, पूरा ये रीड करेंगे, पूरा पैसेज है ना, पूरा पैसेज 2-3 बार सही से रीड करिएगा और फिर उसके बाद जो है नीचे क्वेश्चन आंसर होते हैं, है ना, वो क्वेश्चन आंसर इसमें से ढूंढ के आपको करने होंगे। ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन बी जो है राइटिंग वाला होगा। उसमें क्या होता है, सेक्शन बी वाले में राइटिंग पोर्शन में क्या होता है, मतलब आपको लिखना होगा। क्या है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, जैसे इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, इनवाइट ऑन योर बर्थडे पार्टी। क्या आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है कि आपको बर्थडे पार्टी पे बुलाना है। ठीक है। या चॉइस होगी, या तो आप ये लेटर लिखें या तो आप एप्लीकेशन लिखें अपने स्कूल के प्रिंसिपल को फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये आ सकता है टीसी के लिए, आपका टीसी इशू करने के लिए पेपर मतलब एप्लीकेशन लिखने को आ सकती है। ठीक है। तो आपको फॉर्मेट पूरा एप्लीकेशन का पता होना चाहिए कि जैसे यू टू द प्रिंसिपल है ना, इस पर भी फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं, वो देख लीजिएगा। विद्या में जैसे लिखा वैसे लिख सकते हैं, वरना आईसीएसई बोर्ड में तो फॉर्मेट ही अलग होता है। ठीक है। उसके बाद है रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे, जैसा ये आएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, जैसे उसमें लिखना है होगा राइट अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स। ठीक है। 60 to 80 वर्ड्स का मतलब आप कम से कम एक पेज तो लिखिएगा, है ना, या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी, 1.5 पेज 2 पेज तक लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना लिख दिएगा। इसमें रिपोर्ट लिखनी है। आप रिपोर्ट जो बहुत बच्चे जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं और टफ भी लगता है लोगों को, तो आप लोग आर्टिकल यानी कि ए से लिखिएगा, ऐसे। ठीक है। चॉइस होगी ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस होगी, या तो आप रिपोर्ट करें या तो रिपोर्ट राइटिंग करें, या तो जाए आप ऐसे लिखें। ऐसे में देखिए हेडिंग खुद ही दी होंगी, बस हेडिंग उतारिए। जैसे इंट्रोडक्शन लिखा होगा तो आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे 2 लाइनों में बड़ी बड़ी ब्लैक स्केच से, या कैसे भी ऐसा ब्लैक स्केच हो कि आगे पीछे छपे ना। ठीक है। हेडिंग डालने के बाद इंट्रोडक्शन में जैसे यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। अब आपने इसमें ये इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में आ गया, भाई मॉर्निंग वॉक आप लोग इधर उधर से लोगों से बड़ों से सुनते ही रहते हैं मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है ना। अगर ये मतलब इससे क्या होता है, हम हेल्दी रहते हैं और फ्रेश एयर हम इनहेल करेंगे और हमारी बॉडी सही रहेगी, मेंटली भी फ्रेश रहेंगे और बॉडी भी फ्रेश रहेंगे, एक्टिवनेस आएगी। तो इस तरह का निचोड़ कुछ करके इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के आप लिख देंगे कि एक इंसान को मतलब हेल्दी रहने के लिए ये सब ज़रूरी है कि वो मॉर्निंग वॉक करे, फिट रहने के लिए ज़रूरी है मॉर्निंग वॉक करे। और जो बहुत से पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर भी एडवाइस करता है कि जो है आप मॉर्निंग वॉक करें ना। तो इस तरह की बातें जो है, मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, है ना, टू लिव हैप्पीली एंड फिट, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं अपना बना के। फिर उसके बाद फ्रेश एयर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगली हेडिंग आप डालेंगे फ्रेश एयर। इंट्रोडक्शन 5 से 6 लाइन का इंट्रोडक्शन देने के बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे फ्रेश एयर। फ्रेश एयर मीन्स ताज़ी हवा। इस तरह का हेडिंग दी होंगी, मतलब ज़रूरी नहीं यही ऐसे आए, जो भी ऐसे आएगा उसकी हेडिंग दी होंगी, उसकी अकॉर्डिंग आप हर हेडिंग में 5 से 6 लाइन कम से कम लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन। ठीक है। कम से कम 5 से 6 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा हर हेडिंग में 10 लाइन होना चाहिए, ताकि आपका पेज ऐसे 2.5 से 3 पेज का चला जाए, है ना। हालांकि 2.5 से 3 पेज भी ज़रूरी नहीं है, 2 पेज में भी चल जाएगा ना। लेकिन बस ये है कि बहुत छोटा भी ना लगे, पता चला ऐसे आपका आधा पेज का ख़त्म हो गया, पौने पेज में ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं करिएगा। लिखा तो 60 to 80 वर्ड्स हैं। बहुत से लोग छोटा लिखते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है, उनके जो है कम पेज में आएगा। थोड़ा दूर लिखें, बहुत दूर नहीं लिखें और बहुत पास भी नहीं लिखें। बहुत से लोग करते हैं इधर से इतनी चौड़ी हेडिंग लाइन खींच दी, इधर से चौड़ी लाइन खींच दी, यहाँ पर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, जब भी करिए, जैसे कोई हेडिंग डालनी है तो हेडिंग जो डालिए वो बड़ी डालिए। इसी में आप 2 लाइनें खा लेंगे, 2 लाइनें खा ली, फिर ये हेडिंग 2 लाइनें खा गई यूँ करके, फिर आप 1 लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करिए, उसमें भी 1 लाइन आपने खा ली। फिर जब अगली हेडिंग उतारेंगे फिर उसको 2 लाइनों में लिखिएगा, है ना, फिर 1 लाइन छोड़ के लिखिएगा। तो इससे आप लाइनें तो खा लेंगे, टीचर को लगेगा आपने बड़ा ऐसे किया। ठीक है। तो इस तरह से आप सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद आपका सेक्शन सी ग्रामर में आएगा। यहाँ ये देख लिए, इसको समझिए, इसको समझा दे रहे हैं कि कैसे ग्रामर में करना होगा। लोग को जो क्वेश्चन बोल रहे हैं इसको नोट कर करके सॉल्यूशन बता रहे हैं, आप नोट करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है द ओल्ड मैन, क्या है, द ओल्ड मैन केम टू मी। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव। क्या आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव। आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचानो, क्या पहचानो भाई, एडजेक्टिव। अब आप बताइए, हमने सेंटेंस बोला है द ओल्ड मैन केम टू मी, तो 4 ऑप्शन हैं
कि इसमें जो है इन चारों में ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं कि दा है कि केम है कि मैन है कि ओल्ड है। अब बताइए क्या है इन चारों में से, कौन बता रहा है? इनमें ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होता है। इसमें विशेषण क्या है? विशेषण यानी कि जो क्वालिटी बताए या अच्छाई या बुराई बताए किसी चीज़ की, वो एडजेक्टिव होता है। तो बताइए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है सेंटेंस में? इसमें ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव इसमें है ओल्ड। क्या है? ओल्ड। तो आप जो है एग्ज़ाम में जब करिएगा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप एग्ज़ाम की कॉपी में बीच में ये लाइनें यूँ होती है ना, तो बीच में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का यहाँ पे आंसर लिखिएगा, आंसर 1 है ना। आंसर 1 आपका होगा ओल्ड। तो यहाँ पे आप बस इतना लिखिएगा ओल्ड, ना ये क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत है ना ये ऑप्शन उतारने की ज़रूरत है, ठीक है। खाली आप बीच में क्वेश्चन लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का ओल्ड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 का क्या होगा, मान लीजिए जो भी होगा वो यहाँ बस आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है ही इज़ हार्ड। अच्छा हाँ, ये समझा भी दें आपको, खाली समझा मतलब लिखवा नहीं, समझा भी रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा द ओल्ड मैन केम टू मी। अब बताना है एडजेक्टिव। क्या बताना है? एडजेक्टिव एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव में होता है विशेषण, यानी कि जो क्वालिटी बताए, किसकी क्वालिटी बताए? संज्ञा की, यानी कि नाउन की जो क्वालिटी बताए। अब नाउन यहाँ पे सबसे पहले ढूंढिए। अगर यहाँ पे कहता है आइडेंटिफाई नाउन, अगर ये नाउन होता भाई नाउन कहाँ पे है, तो नाउन मैन हो जाता। मैन किसी इंसान का नाम है, किसी इंसान के नाम को नाउन कहते हैं। इंसान को मैं, किसी आदमी को मैन कहते हैं ना, तो कुछ भी हो। अब मैन एक नाउन है, नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है? ओल्ड है ना, कि वो बूढ़ा है, कैसा है? ओल्ड है। ओल्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो ओल्ड में टिका। अगर कहता नाउन बताओ तो ये इसका आंसर हो जाता मैन। अगर यहीं पे कहता कि जो है इसमें आप बताइए कि वर्ब क्या है, तो बताओ इसमें वर्ब क्या होता? वर्ब हो जाता केम। केम मीन्स आया, है ना। तो जो भी काम करना होता है, आना जाना, दौड़ना, रन, फास्ट, ईट, ये सब जो वर्ड होते हैं ये सब वर्ब होते हैं। अब ये केम है, केम की जगह कम भी लिखा हो सकता है ना। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाती है, और फोर्थ फॉर्म कमिंग होती है, COMING। कमिंग अगर लिखा होता और उससे पहले इज़ या एम आर, इनमें से कुछ भी लिखा होता तो ये पूरा जो है ये पूरा वर्ब होता। इज़ एम आर में से कुछ भी होता और आगे ING लगा होता, ये पूरा वर्ब होता, या वॉज या वर्ब होता, ठीक है। तो ये पूरा वर्ब होता, ठीक है। खाली कमिंग नहीं, या इज़ भी होगा, ठीक है, वर्ब। अब इसमें आगे कहा है, इसमें आगे पूछा है, हाँ मान लो इसमें कह देता कि आर्टिकल क्या है। मान लो कह देता कि इसमें आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव की जगह क्या पूछ लेता? आर्टिकल। तो आर्टिकल आपको पता है खाली 3 होते हैं, ए एन दा, ठीक है। तो आपको ये दा दिख रहा है, ये आर्टिकल हो जाता, ठीक है। समझ में आई बात? अब आपसे कहता है इसमें प्रीपोजिशन बताओ। प्रीपोजिशन आपका यहाँ पे हो जाएगा टू, ऑन, टू, इन, आप, ये सब ज़्यादातर प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें क्या पूछ लेता, कह देता कि बताओ इसमें क्या है, प्रोनाउन कह देता, प्रोनाउन बताओ, है ना। एडजेक्टिव की जगह कह देता प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आपको पता है, आई, मी, यू, वी, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं ना। मैं, वो, ये, हम, तुम, उसका, तुम्हारा, है ना। हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं और उर्दू में इसको ज़मीर कहते हैं ना। तो ये आपका प्रोनाउन देखिए कुछ ये है, मी आपका क्या हो जाता? प्रोनाउन। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आई थिंक आप कर लेंगे। ये वीडियो बार बार देखिए, पॉज करके बैक कर करके देखेंगे, बैक कर करके चीज़ें नोट भी करिए कि जब ये पूछेगा तो ये कहेंगे, ये पूछेगा तो ये कहेंगे, सारे रूल लिख लिए, लास्ट टाइम रिवीजन करके जाइएगा तभी फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, वरना रटेंगे खाली। उसके बाद देखिए एक आगे क्वेश्चन आया है, ही इज़ हार्ड वर्किंग। लिखिए क्वेश्चन, ही इज़ हार्ड वर्किंग। क्वेश्चन है ही इज़ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें वर्ब पहचानना है, इसमें वर्ब पहचानना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें लगता है सब बच्चे गलत ही करेंगे लगभग, सभी बच्चे ये नोट करते रहें। ही इज़ हार्ड वर्किंग मैन, नोट कर करके लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, इसमें कहा गया है कि वर्ब पहचानो, ठीक है। तो ये सभी बच्चे देखिए इसमें क्या लगाएंगे, पहले आप बताइए क्या लगाएंगे, आप पहले गैस करिए। बहुत से बच्चे इसमें कह रहे होंगे कि हार्ड वर्किंग है ना, ये सॉरी वर्किंग, ये गलत है। ये यहाँ वर्ब बताना है, वर्ब हार्ड वर्किंग नहीं है। सोच रहे होंगे जिसमें ING लगा होता है वो वर्ब होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में वर्ब पता है क्या है, इज़ है। क्या है? इज़।
इज वर्ब है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद कोई वर्ब की फॉर्म नहीं लगी है ना। जैसे ही इज ईटिंग फूड होता था तो ईटिंग वर्ब हो जाता था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके बाद तुरंत एक बात आ गई, क्वालिटी आ गई कि वो मैन है। मैन कैसा है? हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला आदमी है। तो यहाँ पे हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है, पूरा हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है, वो जो मैन को क्वालिफाई कर रहा है कि मैन कैसा है? हार्ड वर्किंग। लेकिन यहाँ पे इज़ खाली जो है वो वर्ब है, और इज़ को हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं और वर्ब भी कह सकते हैं। इज़ हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर डू डज डिड हैज हैव हैड विल शायद कुड कैन कुड, ये सारे उसमें आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी मिला के बहुत 29 के करीब होते हैं, ठीक है टोटल, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो इसी क्वेश्चन, अच्छा बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि आईएनजी लगा होगा तो ये वर्ब होगा। अब देखो हम बताएं, अब ज़रा आपको हम एक सेंटेंस दे रहे हैं, इसमें बताइए वर्ब क्या है। स्विमिंग इज़ आ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। अच्छा देखो एक क्वेश्चन नीचे आता है जिसमें ये भी देता है कि एक्सरसाइज की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। एक्सरसाइज की वो एक स्पेलिंग ऐसे लिख के देगा EXCERCISE, तो ये गलत स्पेलिंग होती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की सही स्पेलिंग क्या होती है? EXERCISE, एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। तो हमने पूछा है स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, जल्दी बताइए स्विमिंग इज़ अ, इसमें आपको बताना है कि वर्ब क्या है, जल्दी बताइए। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, SWIMMING, स्विमिंग इज़ अ गुड, तैरना, तैराकी एक अच्छी एक्सरसाइज, बस। हाँ तो ठीक। अब देखो यहाँ पे इस तुमने कह दिया भाई क्या है? वर्ब है, चलो ठीक है, सही बताया। अब हमने कहा कि तुम वर्ब नहीं बताना है, इसमें तुम्हें नाउन बताना है। क्या बताना है? नाउन बताना है। तो चलो नाउन बताओ, इसमें क्या है? कोई बता पाएगा? नाउन किसी नाम को कहते हैं, तो इसमें नाउन वर्ब क्या है? वर्ब तो बता दिए, नाउन क्या है? स्विमिंग, वेरी गुड। तो ये कोई ये ना सोचिए कि ये स्विमिंग वर्ड में आईएनजी लगा है तो ये वर्ब है, ये नाउन है। वो भी नाउन क्यों है? क्योंकि ये जिरंड है। जिरंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिरंड उसे कहते हैं जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसमें लगी हो और लेकिन उसको एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा हो। यहाँ पे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग को एक नाम की तरह दिया जा रहा है कि स्विमिंग तैरने का नाम है ना। अगर ये क्वेश्चन होता, सुनो, अगर ये क्वेश्चन होता ही इज़ स्विमिंग, ही इज़ स्विमिंग, अब बताइए इसमें वर्ब क्या है? वर्ब ही है, इसमें वर्ब है इज स्विमिंग पूरा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद स्विमिंग एज अ वर्ब यूज हुआ है। वो क्या कर रहा है? वो तैर रहा है। इज स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग का मतलब है तैर रहा है, और यहाँ पे स्विमिंग का मतलब क्या था? स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। क्लियर हो गया डाउट? अब जैसे इतनी बातें क्लियर हो गई ना, अब हमने कहा कि तो इसमें ये, अब इस केस में ही हार्ड वर्किंग में हो गया है कि इसमें वर्ब बताना था, इज हो गया, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे मैन नाउन हो जाएगा, ए आर्टिकल हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा? ही प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये सारी बातें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, कोई बताएगा? नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, सुनो ध्यान से, बहुत से बच्चे इसमें गलत ही बताएंगे, ज़्यादातर मोस्टली बच्चे, बहुत से बच्चे देखो पहले तो क्या नहीं होगा वो समझ लो। LY अगर लगाए तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रांगली, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर LY वाली चीज़ एडवर्ब होती है, ये एक अलग बात याद रखो, ठीक है। ER लगा है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादातर एडवर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों में आ जाता है, कॉम्परेटिव डिग्री है ये एडजेक्टिव की, है ना। स्ट्रेंज माने अद्भुत होता है, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव ही समझो। तो ये नाउन हमें बताना है, स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म क्या होगी? वो स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। स्ट्रॉन्गर माने जैसे राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, कंपैरिजन करने में यूज़ करते हैं, ताकतवर हो जाएगा उसका मतलब। स्ट्रांगली माने प्रभावशाली ढंग से, यानी कि बहुत सख्ती से, ठीक है। स्ट्रेंज माने होता है अद्भुत, अजीब कह सकते हैं, अद्भुत, ठीक है। तो कुल मिला के तुम्हारा सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज़ वरीड द एग्जामिनेशन, ही इज़ वरीड द एग्जामिनेशन, बताइए सही ऑप्शन। ही इज़ वरीड द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नोट करो, ही इज़ वरीड द एग्जामिनेशन, ऑप्शन है इन, ऑन, अबाउट, ऑफ। सुनो
बहुत से बच्चे अगर इसमें गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। वरीड इन द एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। ऑन द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के ऊपर वरीड है, ऐसा नहीं हो सकता। एग्ज़ाम को लेकर परेशान है, वो कहते नहीं है वो एग्ज़ाम को लेकर चिंतित है, परेशान है, तो उसके बारे में यानी इसको लेकर परेशान है तो अबाउट लगेगा। तो एग्ज़ाम का परेशान है नहीं, कोई भी नहीं होगा। ही इज़ वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन, ये क्लियर है। इसमें जो है देखो क्या क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इस तरह का है, ही डाइड डैश कॉलरा, या कोई भी बीमारी लिखो, टाइफाइड, टीबी या कुछ भी, टीबी या कुछ भी। ही डाइड डैश, अब इनमें से क्या भरना होगा। मान लो क्वेश्चन अगर ये है और ऑप्शन ये है, इन, ऑन, अबाउट, ऑफ, इनमें से क्या होगा। ही डाइड इन कॉलरा, ही डाइड ऑन कॉलरा, ही डाइड अबाउट कॉलरा, ही डाइड ऑफ कॉलरा। इन गलत, बताओ। ही डाइड डैश कॉलरा, इसमें क्या सही ऑप्शन होगा। इन, ऑन, अबाउट, ऑफ। अबाउट, ऑफ होगा। याद रखना कभी भी कोई मरेगा, डाइड होगा, है ना, तो ऑफ ही लगता है। ये हम बहुत बार बता चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ही डाइड ऑफ कॉलरा, अगर एक क्वेश्चन होता ही प्रीफर्स, इसको साफ साफ लिख देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, ही प्रीफर्स कॉफ़ी डैश टी, तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा। इन, ऑन, अबाउट, ऑफ, कोई बता सकता है। ही प्रीफर्स कॉफ़ी डैश टी, वो कॉफ़ी को प्रीफर करता है टी के बजाय। इनमें ऑप्शन ही है इन, ऑन, अबाउट, ऑफ, वही ऑप्शन है। बहुत से लोग अभी गलत बताएंगे, यानी कि यहाँ जितने लोग हैं सभी गलत बताएंगे, क्योंकि इसका सही ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो फिर जब नहीं तो कहा है, तो आप सोचिए, हमने एक लॉजिक बताई है ना, इसमें प्रीफर लगा होगा तो क्या लगाते हैं। तो इसका याद रखो कि जब भी प्रीफर लफ्ज़ लगाओ, प्रीफर्स, आई प्रीफर, यू प्रीफर, कोई भी चीज़ से प्रीफर करते हैं किसको भी, तो इसके साथ हमेशा टू लगता है। प्रीफर का और टू का कॉम्बिनेशन याद कर लो, प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है। ही प्रीफर कॉफ़ी टू टी। इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी बातें याद रखना। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, ही इज़ ब्लाइंड, वो अंधा है एक आँख से, वन आई। ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, इनमें से क्या होगा। इन, ऑन, अबाउट, ऑफ, जल्दी बताओ। ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई, अबाउट वन आई, ऑन वन आई या इन वन आई। इन होगा, इसका सही आंसर होगा इन। इसका सही आंसर होगा इन। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, इट इज़ 9 o'clock डैश माई वॉच, इट इज 9 o'clock डैश माई वॉच, मेरी घड़ी में 9 बज रहे हैं। बहुत से लोग इसमें इन लगाएंगे, गलत है। इट इज़ 9 o'clock बाई माई वॉच होता है। जब भी क्लॉक की बात होगी तो हमेशा ज़्यादातर बाई लगता है इस तरह क्वेश्चन में, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये आता है, ही इज़ फॉन्ड, फॉन्ड माने होता है शौकीन, डैश म्यूज़िक या किसी भी चीज़ का, FOND, फॉन्ड। ही इज़ फॉन्ड डैश म्यूज़िक, वो म्यूज़िक का शौकीन है। तो इन होगा, ऑन होगा, अबाउट होगा, ऑफ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज़ फॉन्ड डैश म्यूज़िक, इसका क्या होगा, जल्दी बताइए, कौन बताएगा। हाँ, इन, ऑन, अबाउट, ऑफ, गलत। इन भी नहीं होगा। अंधी नवाटो, अबाउट, ऑफ, बहुत बार बता चुके हैं इसके बारे में। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, इसका क्या होगा, ऑफ। ये याद रखना, फॉन्ड में होता है शौकीन, शौकीन, शौकीन एक पिक्चर भी शायद आई है, शौकीन, ठीक है। तो वो शौकीन है किसका, म्यूज़िक का। वो शौकीन है प्लेइंग का, प्लेइंग क्रिकेट। वो शौकीन है शॉपिंग की, शी इज़ फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, है ना, होते नहीं, लड़कियां बहुत ज़्यादा शॉपिंग की शौकीन होती हैं, घूमने की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, पार्क में जैसे जाना है और ये जाना वो जाना, ठीक।
एटसेट्रा। तो जब भी फॉन्ट लगा होगा ऑफ लगेगा, प्रीफर लगा होगा टू लगेगा, है ना, डाइट लगा होगा तो ऑफ लगेगा। ही इज बीटिंग विद स्टिक, अगर कोई किसी को मार रहा है वो मर नहीं रहा है, कोई किसी चीज़ से मारा, किसी इंस्ट्रूमेंट से बीट कर रहा है, बीट मीन्स पीटना, पनिशमेंट देना। ही इज बीटिंग विद स्टिक, बीट के बाद क्या लगता है विद, या ही बीट्स विद स्टिक, विद लगता है, ठीक है। चलिए बहुत सी बातें रूल्स आप वरना इसी में घुसे रह जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, देखें कौन बता पाएगा इसको। हम इतनी देर तो ऑफ को बंद वाला था और समझ देखिए, आई विल नॉट गो विद यू, जल्दी बताइए, आई विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना। अच्छा ये देखिए, विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? सर विल एंड लगा के कॉमा लगा के टी। देखो, विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं WON, टी, इसको पढ़ते हैं वांट, WON ऊपर कॉमा टी, वांट, देख लिए WON, टी, इसको पढ़ते हैं वांट। ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। एक होता है WANT, वांट मीन्स होता है चाहना, मैं ये चाहता हूँ, आई वांट टू डू इट, मैं ये करना चाहता हूँ। ये अगर किसी ने बोला आई वांट डू इट, मैं ये नहीं करूँगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। और आई वांट डू इट प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है ना, होमोफोन हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो आप देख लिए वांट और वांट में फ़र्क है, लेकिन इसको शॉर्ट में वॉन कह सकते हैं। ये आई वांट गो विद यू, आई वांट, ऐसे वॉन, ठीक है। तो ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पूछा क्या गया है, आई विल नॉट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई विल नॉट गो विद यू पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाइए। देखिए 4 ऑप्शन है, I did not go with you, I had not gone with you, I do not go with you, I have not gone with you। ध्यान देखो इधर, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। अच्छा आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? देखो यार सैफ, पास्ट परफेक्ट में बनाना है, ठीक है। आपको पता ये कि यहाँ पे पास्ट लफ्ज ध्यान दिए। अच्छा ये सेंटेंस किस में है? ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, आई विल नॉट गो विद यू, लेकिन करना किस में? पास्ट में, वो भी परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट में। तो आपको पता होना चाहिए जब भी पास्ट परफेक्ट करना होता है तो इसके लिए हमें हमेशा ये ढूंढना होगा कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे लिखी है, यानी कि हैड तो लगा ही होना चाहिए। जब भी पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड जरूर लगा होगा, पास्ट परफेक्ट, तो ठीक है। तो इसमें आपको हैड कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, तो आई हैड नॉट गॉन विद यू, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर इस सेंटेंस में ये कह देता कि पास्ट परफेक्ट ना कहता, यहाँ पे कहता था कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए। क्वेश्चन ज़रूरी थोड़ी ना यही आ जाए, है ना, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि यही आ जाए, चेंज होंगे, ठीक है, मिलते जुलते होंगे लगभग ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे कह देता कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओ, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कह देता तब क्या आंसर होता? दिया यही होता, आई विल नॉट गो विद यू, कह देता प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो, तब क्या आंसर होता? बताओ फजल, प्रेजेंट परफेक्ट का ये होता। आओ निकल के आओ इधर, आई डोंट, सलाम बताओ। हाँ अभी उठा के पटकेंगे तुमको, तुम बताओ उधर। हम पास में बैठे, हमको पटक नहीं। हाँ, अभी तुम्हें लड़ा के मारेंगे। जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होगा? हाँ शाहिद बताओ क्या आंसर होगा? देखो ध्यान सुन लो, हाँ आई हैव होगा। अरे वाह, इनके लिए तालियां बजाओ सब लोग जल्दी से। अंडी बांट दी। चलो बात अच्छा, मतलब कोई सही बता दे तो अंडी बांटी, खुद तो बता नहीं पा रहे हो। चलो देखो इधर, बस साइलेंट हो जाओ वरना हम वायलेंट हो जाएंगे। लिखा है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अगर यहाँ पास्ट था तो क्या लगता था? हैड लगता था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट के साथ हैड लगता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो हैज़ या हैव में से एक चीज़ होना चाहिए, तो आपको हैज़ या हैव यहाँ पे दिख रहा है, और आई के साथ हमेशा हैव ही लगता है, तो आई हैव नॉट गॉन विद यू। ठीक, क्लियर हो गई? ये बात भी नोट कर लो। पास्ट परफेक्ट था तो हैड होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो हैज़ या हैव में से एक चीज़ होना चाहिए। अब देखो कहता कि फ्यूचर परफेक्ट है, यहाँ पे कह देता, यहाँ पे कह देता कि फ्यूचर परफेक्ट, क्या कह देता? फ्यूचर परफेक्ट केस में, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट के केस में क्या होता कि विल और हैव, विल के बाद हैव लगा होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, यानी कि
यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए आई विल हैव नॉट गॉन विद यू, ठीक है, विल हैव लिखा होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट जब भी करना, फ्यूचर परफेक्ट तो विल हैव, है ना। और ये खुद ही ये सेंटेंस किस में दिया है, ये सेंटेंस तो फ्यूचर में दिया ही हुआ है ऑलरेडी, सिंपल फ्यूचर में, है ना। फ्यूचर अगर कहता था खाली पास्ट में करो, चेंज इनटू पास्ट टेंस, क्या करो, चेंज इनटू पास्ट टेंस, परफेक्ट ना होता। अब इसका पास्ट टेंस बताओ क्या होता है, आई विल नॉट गो विद यू, कोई बताएगा, आई विल नॉट गो विद यू इसका पास्ट टेंस क्या होगा। इसमें ऑप्शन है आई डिड नॉट गो विद यू, आई हैड नॉट गॉन विद यू, आई डिड डू नॉट गॉन विद यू, आई हैव नॉट गॉन विद यू। हैव नॉट वाला तो परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, और डिड नॉट और डू नॉट बचा है, इन्हीं दोनों में से आंसर होगा डिड होगा, कि जब भी पास्ट में करना हो, खाली पास्ट में, परफेक्ट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट में, तो ये वाला ऑप्शन सही है। आई डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के साथ गो लगता है, डिड नॉट वेंट कभी नहीं होगा, WENT वेंट कभी नहीं होगा, डिड नॉट गो, ठीक है। अच्छा ये भी पास्ट में कहता सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाओ, इसमें प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहता, तो इसका हो जाता आई डू नॉट गो विद यू। क्लियर हो गई बात, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। और अगर इसके अलावा ये कह देता कि इसको करो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किस में करो, प्रेजेंट कॉन्टी, यहाँ पर लिख दे रहे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है, कॉन्टी NUOUS, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें कॉन्टिन्यूअस में अगर करना होता है तो आई इसका हो जाता, कोई बता पाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर करना होता तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसमें दिया ही नहीं है वो ऑप्शन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप याद रखिए या तो इज़ या एम या आर, तीनों में से एक चीज़ लगी होगी। आई के साथ आई लिखा है ना यहाँ पे, आई के साथ एम ही लगता है और कुछ लगता ही नहीं है दुनिया में, कोई चीज़ लगती नहीं है। कॉन्टिन्यूअस किस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ वॉज लगता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ। लेकिन अब शैल का यूज़ बहुत कम हो रहा है, आई के साथ भी विल लग रहा है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग हो जाता, और कॉन्टिन्यूअस जब भी लगाओ तो हमेशा याद रखना ING ज़रूर लगा होगा, जो वर्ब है उसमें गोइंग, जो भी गो है उसमें ING लग गया विद यू, ठीक है। फ्यूचर अब यहाँ पे कहता कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बताओ, अगर ये कह देता कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में करना है, आप बताइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, कोई बता पाएगा। आई विल नॉट गो विद यू इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा। अभी हमने बताया भाई कॉन्टिन्यूअस में ING तो लगा ही होगा, और पास्ट है तो पास्ट में वॉज या वर लगता है, वॉज या वर। आई के साथ क्या लगता है, वॉज, तो इसका हो जाएगा आई वॉज नॉट गोइंग ज़रूर लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में कर रहे हैं विद यू, ठीक है। बाकी अभी जितना पीछे बताया है परफेक्ट वाला ये सब भूलिएगा नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप अगला बताने जा रहे हैं, आगे देखिए, इतना समझ लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सामने, हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट, हरी ने मुझसे पूछा कि तुमने ये क्यों किया या तुमने ऐसा क्यों किया। इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। अच्छा डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर लगा होगा। अच्छा कभी कभी पंचुएशन वाला क्वेश्चन आता है, पंचुएशन वाला ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है कि यहाँ पे कॉमा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, और जो भी क्वेश्चन मार्क या डॉट होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। क्लियर होगी बात, बताइए इसका क्या होगा सही। चलो कोई इसका सही ऑप्शन बताएगा, बता पाएगा, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, क्या इसका आंसर सही क्या होगा। हाँ अच्छा सेट टू जगह टोल्ड हो जाता है ना अरसलान, सेट टू जगह टोल्ड हो जाता है, आज भी हो जाता है। अच्छा टोल्ड कब होता है, आज कब होता है। ठीक है वेरी गुड, आज जब होगा जब आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो समझ जाइए बस आज जो लगाना है आँख बंद करके सेट टू का। तो सेट इसका जब आप चेंज करेंगे जो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे आंसर, ये क्वेश्चन मत उतारिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 डालिएगा और 5 का 1 का आंसर लिखिएगा। और आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सेट टू की जगह पे जैसे हरी लिखा, हरी का हरी रहा, सेट टू की जगह पे आप आज जो लिख देंगे, मी का मी रहेगा, ये याद रखिएगा। टू भी हट जाता है, सेट टू की जगह पे आज लिखते हैं ASKED, आज में ED लगता है, ठीक है। हरी आज मी। अब आप लोग पढ़ते होंगे कि भाई इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा की जगह पे हटा के दैट लगाते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे दैट। जब भी पहला वर्ड क्वेश्चन वर्ड है वाई, पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब ना होके, हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एवर वाज डू दैट दिस, ये सब ना होके क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, है ना।
जब क्वेश्चन वर्ड है उसमें भी हाउ वगैरह जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क ना लगाओ, तब क्वेश्चन मार्क लगाए ना। तो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं भाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ये सब जो है क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जब ये दिख जाएंगे तो हम दैट नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। हरी आस्क्ड मी, डायरेक्ट यही वाई लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के वाई, हरी ने मुझसे पूछा, तो वाई के बाद अब यू का जो है, वाई के बाद यू का किससे कन्वर्ट हो जाएगा, हरी ने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब मतलब तीसरा मुझसे हम ही बोल रहे हैं थर्ड पर्सन बन के, क्या हरी ने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि इंग्लिश में यहीं पे वाई ही हो गई, वाई में आ गया, वाई आई, यू का आई हो गया, वाई आई। अब ये जो डिड होता है, डिड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, समझ लो डिड एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है, ठीक है। तो वाई आई हैड, फिर उसके बाद डन इट, क्या हो जाएगा, डन इट, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, वाई आई हैड डन इट, ठीक है। इसका सिंपल सा क्या होगा, सिंपल था, फिर इसमें क्या चेंज करना है, सेट टू का आस्क्ड हो जाएगा, सेट टू का आस्क्ड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, वाई के बाद आई हैड डन इट, ठीक है, वाई हैड डन इट, इसमें क्वेश्चन मार्क आखिरी से हट जाएगा, ठीक है। चाहे लगा रहे तो कोई इशू नहीं, लेकिन नंबर कट सकते हैं, लगेगा नहीं लगेगा देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना, ध्यान अभी मेरे यहाँ पे। हरी आस्क्ड व्हाई आई हैड डन इट, हैड लगेगा, हैव ना लगा देना, ठीक है। अरे मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद देखिए, अच्छा इसी तरह के सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस ऐसा आ जाता, अच्छा अगर ये सेंटेंस ऐसा आ जाता कि एक तो पैसिव वॉइस में करना होता, पैसिव वॉइस में देखो यहाँ से यही सेंटेंस हम बना दे रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस में करना है, वाई डिड यू डू इट, वाई डिड यू डू इट, इसको किस में करना है, पैसिव वॉइस में। बताइए क्या होगा, वाई डिड यू डू इट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव में मान लो ये दिया है और इसको पैसिव में करना है, इसका वाई का वाई ही रहेगा, शुरुआत वाई से ही रहेगी, वाई, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इट हो जाएगा, वाई इट, और हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगता है, लेकिन यहाँ भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वाई इट वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या होता है, किसमें चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो चेंज होती है, लेकिन जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं तो क्या होता है, एक्टिव पैसिव में जाओ, डायरेक्ट में दौड़ो, उस केस में वॉज या वर लग जाता है, वाई इट वॉज डन बाय यू, इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आई थिंक वहाँ क्वेश्चन मार्क हट जाता है, लेकिन यहाँ पे शायद लगता है क्वेश्चन मार्क, इसको भी क्लियर कंफर्म कर लेना, थोड़ा सा डाउट हमें उतर रहा है, बात कभी कभी जहन से रहती है बात। वाई इट वॉज डन बाय यू, ठीक है, क्लियर होगी बात, वाई इट वॉज डन बाय यू, बात तो समझो। अगर यहाँ पे पहले से वॉज या वर लगा होता, वाई वर यू डूइंग इट, तो अलग से सेंटेंस हो जाता, वाई डू यू डू इट होता अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे इज हो जाता, वाई इट इज डन बाय यू, ठीक है, वाई डू यू डिड होता, यहाँ पे डू होता, वाई डू यू डू इट, वाई डू यू डू इट, ये डू यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती, तो उस केस में यहाँ पे वॉज की जगह इज हो जाता, वाई इट इज डन बाय यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव से पैसिव में आपने कर लिया। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस भी आ गया, हु इज राइटिंग ए लेटर, अब बताओ हु इज राइटिंग ए लेटर, कोई बता पाएगा, क्या करना है, पैसिव में करना है। हमने बताया था ना, कान इधर से पकड़ो, सीधी तरफ से सीधे हाथ से सीधा कान पकड़ो तो एक्टिव वॉइस, लेकिन सीधे हाथ से सीधा कान पकड़ो घुमा के, ठीक है, तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। हु इज राइटिंग अ लेटर, कौन, ये लेटर कौन लिख रहा है या ये पत्र कौन लिख रहा है, इसको करना है पैसिव वॉइस में। तो इसका मतलब हिंदी हमारी, ये पत्र कौन लिख रहा है इसकी हिंदी होगी, है ना, तो इसकी पैसिव की हिंदी क्या होगी, ये पत्र किसके द्वारा लिखे जा रहा है, तो इसी की इंग्लिश लिख दो, ये पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है। हु इज राइटिंग अ लेटर,
सर ये छोटा स्वामी और दिमाग खराब कर रहा है, कह रहा है तुलसीदास के द्वारा लिखा जा रहा है। हु इज राइटिंग अ लेटर, इसका हो जाएगा, कौन बता सकता है? चलो सुनो, बाय होम से शुरुआत भी कर सकते हैं, बाय होम। अच्छा, हमें इससे पहले सेंटेंस कुछ डाउट रहा है, कुछ गलत बता दिया, अभी देखते हैं, कंफर्म करते हैं, जहन से उतरा हुआ है। बाय हु इज राइटिंग अ लेटर, हम वरना डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, अगर कुछ मिस्टेक हुई होगी, अगर कोई हमें बताएगा, कंफर्म करेगा, डिस्क्रिप्शन में ध्यान दे के लिख देंगे, टाइम अभी नहीं है। हु इज राइटिंग अ लेटर बाय होम, तो अगर पहले से अगर इज एम आर लिखा है तो पैसिव में इज एम आर ही लगता है, और बीइंग लगा देते हैं, BEING, और पहले से हैज हैव लगा होता है तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम बीन लगा देते हैं, बीन, BEEN, बीन। याले में इज एम आर में से कुछ पहले से लगा है, इज एम आर वॉज वर में से कुछ पहले से लगा है सेंटेंस में, तो उसको जब पैसिव में चेंज करते हैं इज एम आर ही लगाते हैं या वॉज वर ही लगाते हैं, आगे बीइंग लगा देते हैं, BEING वाला बीइंग, और उसमें हैज हैव में हेड में बीन लगाते हैं, BEEN, बीन, ठीक है। तो हु इज राइटिंग अ लेटर बाय होम is a letter being written by whom is a letter being written, ठीक है, ठीक है, इसका बताइए। देखिए दूसरी तरीके से भी बन सकता है, जैसे हमने बताया बाय होम इज लेटर बीइंग रिटन, और इसका ऐसे भी बन सकता है कि अ लेटर, अगर हम इससे शुरुआत करते हैं, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय होम, WHOM, ठीक है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय होम, बीइंग रिटन बाय होम। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में, जैसे हु इज राइटिंग की जगह लिख देते हैं हु राइट्स अ लेटर, इसका बताओ, कौन बता पाएगा? हु राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, लेटर कौन लिखता है? तो इसका हो जाएगा, दो तरह से बना सकते हैं, बाय होम से शुरू करके, बाय होम, अब यहाँ पे राइट्स हो गया, बाय होम, बाय होम इज अ लेटर रिटन, है ना, रिटन, या तो ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, अ लेटर, दोनों में से एक लिखिएगा, अ लेटर इज रिटन बाय होम, रिटन बाय होम, ठीक है, क्लियर होगी बात? डाउट क्लियर हो गया होगा कि जब इज एम आर लिखा है ना, तो इस यही लिखते हैं, इज एम आर लगाते हैं, बस बीइंग लगा देते हैं। अगर इज एम आर नहीं लिखा है, सिंपल सा राइट्स लिखा है या राइट लिखा है, तो इस एम आर में से ही लगाएंगे, लेटर सिंगुलर है तो इसलिए इस लगाया, और आगे रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई यही लिख दिया। अगर यहाँ पे हु राइट लेटर्स होता, लेटर में एस लगा होता है, तो यहाँ पे लेटर्स लिख के आर लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, बहुत डीपली बहुत लंबी वीडियो हो गई। इसके बाद अगली एक देखो, अब जल्दी देखो, यहाँ पे है पंचुएट करना है। पंचुएट मीन्स होता है पंचुएट मीन्स होता है यार डॉट लगाओ, कॉमा लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ। पंचुएट मीन्स ये होता है। सेंटेंस है, शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। शिखा ने अपनी फ्रेंड से पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी। तो शिखा का पहली बात जो, अब हम इसको जब सही करके लिखेंगे, ये पूरा मत उतारिएगा, आंसर डायरेक्ट आप उतारिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 डालिएगा, इसका पार्ट 3, और जो इसका सही आंसर वही लिखिएगा। शिखा का एस कैपिटल कर दिएगा, बाकी पूरा यही। सेड टू हर फ्रेंड के बाद अब कॉमा लगाइएगा, वाई से वाई का डब्लू कैपिटल होगा वाई का, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि फ्रेंड के बाद आप कॉमा लगाएंगे, वाई ऐसे लिखेंगे, डब्लू कैपिटल होगा, ठीक है। हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, अब यस्टरडे के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। बहुत से बच्चे एक छोटी सी यहाँ पे गलती कर देते हैं, देखिए क्या, वो यस्टरडे तो लिखा है ना, वो यस्टरडे के बाद क्या करेंगे, यस्टरडे जो लिखा है उसको आप क्वेश्चन मार्क अंदर रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा बाहर रखिएगा। अगर आपने ये कर दिया कि इन्वर्टेड कॉमा अंदर रख दिया, क्वेश्चन मार्क बाहर कर दिया, ये नंबर चले जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क अंदर, इन्वर्टेड कॉमा बाहर, ठीक है, और डॉट ना लगा दिएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं। क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, जल्दी बताइए, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स।
रीऑर्डरिंग मतलब वर्ड्स आगे पीछे इसको सही से करके लगाना है। वर्ड है वॉज ग्रेट प्लेस दिस किंगडम अ ब्यूटीफुल बिल्ट बाय, वॉज ग्रेट प्लेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल बिल्ट बाय, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिस ब्यूटीफुल पैलेस वॉज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग, यानी कि आप क्या लिखेंगे? दिस टी कैपिटल लिखिएगा, दिस ब्यूटीफुल पैलेस was built by a great king, आखिरी में डॉट, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल पैलेस was built by built by a great king, ठीक है। अगला वाला है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। आपको दिख रहा है योर्स ओबीडियंटली, आप एप्लीकेशन में लिखते ही हैं, वही वर्ड है कुछ। आप क्या लिखेंगे? OBEDIENCE, ठीक है। ओबीडियंस, OBEDIENCE, यहाँ पे आज्ञाकारी वाला है, आई और ई बनना है पूरा। अब ये भैया ट्रांसलेशन है, ये आप कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम अगली वीडियो में बता देंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरे बच्चों को बताएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।